अच्छा वीडियो स्टार्ट हो गया है। अच्छा अंडरस्टैंड अभी चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है कि कोई भी एम्प्लॉइज को जब शेयर्स दिए जाते हैं वो किस हिसाब से दिए जाते हैं, राइट। एम्प्लॉइज को मिलने वाले शेयर्स किस तरीकों से और किस हिसाब से अगर बढ़ रहे हैं और हाउ आर यू प्राइसिंग देम, हाउ आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, आर दे फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ कैपिटल और नॉट, या और व्हाई आर यू गिविंग दोस शेयर्स टू दोस एम्प्लॉइज। ठीक है, तो पहला ना एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। अलग अलग स्कीम्स होती है जिसके वजह से हम या जिसके लिए हम एम्प्लॉइज को बेनिफिट देते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को उनको कोई रिवॉर्ड करना है या उनको एज ए लॉयल्टी उनको कोई उस चीज़ के बारे में बताना है कि हाँ दे हैव वर्क फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द कंपनी, तो एम्प्लॉय बेनिफिट या ईसॉप्स आपने देखा होगा, ईसॉप्स आपने देखा होगा, वो सब चीज़ों में हम लोग चेक करते हैं कि हाँ वी गिव देम दोस शेयर्स। ठीक है, अभी दो टाइप के मेन तुम्हारे ईसॉप्स और स्वेट इक्विटी, ये दोनों एम्प्लॉयज को मिलते हैं। इन दोनों को देने का फर्क ऐसा कुछ खास नहीं है, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज द ऑब्जेक्टिव कि व्हाई डू वी गिव दोस शेयर्स टू देम। ठीक है, पहला ईसॉप्स, ईसॉप्स को क्यों दिया जाता है? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप टुवर्ड्स द कंपनी, क्योंकि अगर वो कंपनी में रहेंगे तो उनको इवेंचुअली हेल्प होगा ना कि भाई अच्छा हाँ चलो ठीक है, अगर ये बंदा इस कंपनी में है और उसको लगता है कि कंपनी मेरी है तो शायद और अच्छे से काम करेगा, तो हम लॉयल्टी या ओनरशिप क्रिएट करने के लिए ईसॉप्स देते हैं। जो तुम्हारी स्वेट इक्विटी होता है ना, वो एक्चुअली खून पसीने की कमाई ही है स्वेट इक्विटी, कि उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई आपको नया चीज़ ऐसा करके दिया विच हैज़ मेड द कंपनी कोई बेनिफिट्स, कोई एडेड तुम्हारे इनकम, कोई भी तरीके से अगर कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है और उस वजह से तुम रिवॉर्ड करना चाहते हो तो स्वेट इक्विटी, लॉयल्टी, ओनरशिप ये सब करना चाहते हो तो ईसॉप्स। स्वेट इक्विटी एम्प्लॉइज को मिलती है। हाँ जी, पूरे खून पसीने की कमाई तो सर्विस राइट। ठीक है, स्वेट इक्विटी या तो ईसॉप्स। अब यहाँ तक समझ में आया। अब हम ना यहाँ पर बहुत सारे तुम्हारे अकाउंट वो हैं प्रोविजंस है, अगर तुम चेक करोगे जो भी फ्लो चार्ट है ना एप्लीकेबिलिटी वाला, वो देखो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला चैप्टर या शेयर बेस्ड, ये सारे चैप्टर किसको किसको डिपेंड कर रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम या तो एम्प्लॉइज एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट सच स्कीम। में खून पसीना है क्या ये? हाँ अच्छा। सही में मजाक से जरा था। तो अगर इनको जब रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इनको शेयर्स मिल रहे हैं तो ये एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए हैं, राइट। यहाँ तक हमको समझ में आया? आपकी शक्ल नहीं आ रही। आ रही है नहीं आ रही है। अब मतलब आपका साइड एंगल आ रहा है। चलेगा यहाँ तक, ठीक है। अब इधर एक और चीज़ का जो ध्यान रखना है वो क्या है, यहाँ पर है ना हर एक तुम्हारी 1 2 3 4 ये 4 है ना जो स्टार्टिंग के, जिसमें तुम्हारा स्वेट इक्विटी अलग से लिखा है नहीं लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो फिर 5 हैं इनके लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है और स्वेट इक्विटी के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। हर जगह पर यहाँ पर जब तुम एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ोगे, देखो नेक्स्ट पेज पर एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, उसको एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय फर्स्ट लाइन एक्सेप्ट इन रिलेशन टू दोस्त जिनको स्वेट इक्विटी मिलते हैं, ठीक है। तो हर जगह पर इनके लिए जब आप पढ़ोगे तो वो स्वेट इक्विटी को मिलने वाले एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, ये एम्प्लॉयज और वो एम्प्लॉयज में फर्क है। पॉइंट समझ में आया? अब एक चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो ऐसा करो कि पहले हम स्वेट इक्विटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जो स्वेट इक्विटी नहीं है वो ये है ना, तो स्वेट इक्विटी क्या है ये देख लेते हैं, राइट। तो इवेंचुअली तुम्हारा जगह लास्ट में सिर्फ है हमारे 2-3 पेजेस हैं स्वेट इक्विटी के, वो पढ़ लेते हैं और बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहुंच गए? ओके नाउ ईसॉप्स में भी क्या होता है? ईसॉप्स में एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस, क्योंकि एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आपको कंपनी के शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने हैं। वो बोल रहा है ईसॉप्स में पी क्या होता है? प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम। प्लान स्कीम नहीं, प्लान। एस से एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एस से क्या होगा? ईसॉप्स Stock बहुत value। सारे शेयर्स अच्छा। वैसा वाला। अच्छा मैं सोचता था अभी तक स्कीम है, मैं कहा उसमें कोई नहीं वो है तो नहीं कहीं सच में स्कीम ईसॉप्स में एस। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो फिर बी क्या है? ले ऑप्शन है ना, स्कीम होना चाहिए था, है ना, प्लान नहीं है, स्कीम जच रहा था। जज लगाई ये मेरे हिसाब से। ऑप्शन का ओपी है ना, ई एस ओ पी। ये बात हो गई ना भाई। पढ़ लेते हैं भाई, 3 बजे भी मैं और चलो रोज भी- लोग ओवरटाउन नहीं है। चलो चलो।
वो कुछ है कितनी मैम रोज देगी पढ़ने नहीं मैंने नहीं ऐसा बोला मैं वो मैं कहेंगे रोक लेंगे 3 बजे आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना अच्छा। नहीं मैं ऐसा नहीं करता मैम आपके बारे तो बता मैं रोती तो पढ़ती रहती हूँ तुम्हारा के इट शोस व्हाट इक्विटी बाय लिमिटेड कंपनी पेज नंबर 259 चल दो पन्ने पलटाने के लिए पूछा पेज नंबर अरे तो नहीं मिल रहा था इतने सारे बटन आए उससे पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको मिलते हैं एम्प्लॉयज को क्यों मिलते हैं खुद से लेने की कमाई यही लिख के आओगे उन्होंने Yes, कोई ma'am. उनको नो हाउ टेक्निकल नो हाउ को इस तरह के एडवांटेजेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडवांटेजेस देते हैं ना तो उनको रिवॉर्ड करने के लिए कंपनीज उनको स्वेट इक्विटी देती है ठीक है आपने कंपनी को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी कोई इनोवेशन ऐसा कुछ करके दिया जिसकी वजह से कंपनी का आगे वो आपको इतने ऊपर तक पहुंचा दिया हाँ तो आपको आगे आने वाले इयर्स में भी कंपनी का उस वजह से फायदा होगा तो दे वांट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द कंपनी बढ़िया अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ फटाफट देखो फैक्टर्स behind the success of any company is its ability to attract top talent while retaining those already working with the company. One of those ways in which companies attract and retain are rewarding them by equity shares. बढ़िया यहाँ अटका लेना अटका ले चलो ठीक है सेकंड पैराग्राफ सेट इक्विटी shares are such equity shares which are issued by a company to its directors or employees at a discount for a consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights. बढ़िया तो स्वेट इक्विटी किसको मिलते हैं या तो कंपनी के एम्प्लॉइज को या तो कंपनी के डायरेक्टर्स को एम्प्लॉइज कौन से परमानेंट वाले ही सिर्फ परमानेंट वाले ही डायरेक्टर कौन सा या तो एग्जीक्यूटिव या तो नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर लिख लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी स्वेट इक्विटी मिलता है इसका मतलब ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर आल्सो एलिजिबल टू गेट स्वेट इक्विटी यहाँ तक क्लैरिटी है बढ़िया नेक्स्ट इसमें उसके बदले इस ऑप्शन में क्या था कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कि आपको कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स देती है ना ई सॉप्स पे यहाँ पर देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि आपको पैसा देना ही नहीं है पैसा नहीं देना है लेकिन कंसिडरेशन होगा यानी कि आपको कुछ कंपनी के लिए करना पड़ता होगा यू माइट हैव डन समथिंग यू माइट हैव गिवन द कंपनी सम अमाउंट ऑफ बेनिफिट ठीक है तो इसका ये मतलब कभी मत निकालना कि स्वेट इक्विटी फ्री के नहीं है पहले तुमने कोई मेहनत करी तब जाके तुम्हें स्वेट इक्विटी मिली वो डिस्काउंट पे मिलेगा तो बाकी के पैसे में देने पड़ेगा ना नहीं कुछ नहीं देना या तो डिस्काउंट डिस्काउंटेड प्राइस और है वो या तो अच्छा डिस्काउंट और मिलेंगे फॉर या फिर कंसीडरेशन विदाउट एनी कंसीडरेशन ठीक है अब यहाँ तक at a discounted price or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights ठीक है या तो कम पैसे या तो आपने कुछ कंपनी लिए करा बढ़िया नेक्स्ट पैराग्राफ सेट इक्विटी शेयर्स refer to equity shares given to the company's employees on favorable terms in recognition of their work so equity shares is one of the modes of making share based payments to employees on of the company मतलब क्या कंपनी के शेयर्स को आप इनको बांट रहे हो एज अ पेमेंट ऐसी हो गया ना अगला the issue of such equity shares allows the company to retain the employees by rewarding them for the service rewards beneficiaries by giving them incentives in lieu of their contribution towards the development ठीक है अगर अगला कोई परमानेंट एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जा रहा है तो ये उससे शेयर्स वापस ले लेते हैं further such equity shares enables greater employee stake and interest in the organization as it encourages employees to contribute towards them मतलब ज़्यादा उनको लग जाएगा ना कि हाँ हमारी कंपनी हम अच्छा और काम करें applicability वही shall not apply to unlisted however unlisted company coming out to the initial public offer and seeking listing है ना यस मैम हाँ बस ये इसको इतना मांग करना है कि एप्लीकेबिलिटी किस पर सारे कंपनीज पर जो लिस्टेड है अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है पर वो आईपीओ करने वाली तो फिर वो भी कर सकती है ठीक है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेयर होल टाइम डायरेक्टर और नॉट ठीक है इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आता है इसके अंदर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स टू एम्प्लॉइज सेम लिखा हुआ है as per the recognized stock exchange may issue equity shares in accordance with the regulations of 54 Companies Act and these regulations to these employees for their वही know how etc value addition ठीक है maximum quantum of equity कितना सर्टिफिकेट दे सकते हो साल का मतलब 15% से ऊपर नहीं दे सकते और वो जितने इक्विटी शेयर टोटल पेड अप है
15% टू एक बंदा और 25 इन टोटल। 25 कंपनी के थ्रू आउट ईयर में। 25 का वैसे ईयरली 15 कर सकते हैं। कंपनी की ईयरली 15 और 25 इन टोटल पूरा कंपनी की लाइफ, लाइफ। ठीक है। तो 15%, हाँ यहाँ तक 25 लाइफ। कंपनी की लाइफ टाइम के लिए 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते। कंपनी की लाइफ होने का उनसे पता है कितनी होगी। तो इसलिए आपको ध्यान वो रखना टिल पड़ेगा। डेट तक जितने इक्विटी शेयर्स पेड अप है उसका 25%। अगर और देना तो और शेयर इशू कर दो। आप कैसे लिखोगे? पेड रुक जाओ, पेड अप 10 करोड़ है, ठीक है। अगर इसका 15% ईयरली तुम ले सकते हो, कितना है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का, ठीक है। ये तेरा फर्स्ट ईयर हुआ, राइट। अब जो मुझे समझाना है क्या, सेकेंड ईयर तुम दोबारा कुछ शेयर इशू करना चाहते हो दोबारा, तब भी 15% की लिमिट होगी, तभी तुम 15% ही दे सकते हो। पर अब 15% इस किसका, साल पेड अप कितना है? बस ये इन दोनों का ऐड करके जो तुमने इशू किए वो उन्होंने खरीद लिए, वो तो पेड अप में ऐड हो जाएगा। तो अगले साल फिर 15% ना 11.5। और क्या कहते हैं, अगर हमने कोई और मतलब फर्दर हाँ कुछ किया है ये तो तो एक्सीड 25% से एक्सीड नहीं होता है। अभी नहीं होगा, अगले साल हो सकता है। नहीं हुआ, हो तो जाएगा। हो जाएगा मेरे हिसाब से। इतने में ही नहीं होने वाला। अरे 15 30 होते हैं, बेशक बड़ी है पर वो भाई वो 15% मैक्सिमम पहले कर चुका है, तो अभी जो 15 करेगा उसके एक्सेस में ही करेगा ना। ये तो अलग अलग साल का है ना, 15% तो आपको, टोटल में कह रहा है वो 1.5 करोड़। अच्छा, हर एक साल में 15% कर सकते हैं, हर एक साल में 15%। हाँ हर एक साल में 15% कर सकते हो। तो अगले साल तुमने अच्छा। जितना इशू तो किया ठीक है, है, तो वो हाँ नहीं वो एक्सीड 1.7 आ रहा है, नहीं, उसका 15% वो ले लेना। 25% तक कर सकते हैं ना। 25% तो यहाँ पर 25% हम 11.5 करोड़ का देखेंगे ना। 11.5 का देखोगे तुम, हाँ तो है ही ना लिमिट अभी हमारे पास। बताओ, क्या? क्लैरिटी आया। थर्ड ईयर में बंगा होएगा, देखो अब 15% करना तो किसका करोगे, 11.5 प्लस इस साल तुमने 11.5, इसका 11.5% का 15% कितना आता है। ये तो हमने टोटल कर ही नहीं आता पहले, इसके बाद हमने कोई इशू नहीं करे टोटल। वही तो मैं बोल रही हूँ, थर्ड ईयर में अगर करना है तो 11.5 1.7 1.725 वो हो गया। आया समझ क्या हुआ सिविल वाला? 5 फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ का पेडअप था, उसका 15% तुमने इशू किया, ये रहा हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 करोड़ है। अगले साल तेरे पास टोटल कितना हो गया, 10 करोड़ प्लस 1.5 करोड़। तो तूने ये कर नहीं दिया, नहीं, 2 में एक्सीड हो गया, 2 में एक्सीड हो गया। 32 हो गया। यस मैम। मतलब एग्जांपल समझा दो आप, पर मैं हाँ मैं तेरी बात समझ गई, पर 32 नहीं होता, मैंने भी करी थी अरे कैलकुलेशन। 32 हो गया। अरे हो 32 होता है, पर 25 ही वो है। 25 तो 28.75 होता है 115 का, 115 का 25%। क्या चीज, 1.75 होगा ना दूसरे साल में एक्सीड। 115 का 25% होता है 28.75, और दोनों साल का प्लस करके आ रहा है 32.725। तुम जो अगले साल कर रहे हो, ठीक है, अगले साल तो हमारी लिमिट 3.30 आ जाएगी, हाँ है ना। और उतना तो नहीं कर सकते ना। अब थर्ड ईयर में एक्सीड हो रहा है, तब तक तो नहीं हो रहा था। अच्छा मेरे को खाली पूछ रही हूँ, जितना मैंने कैलकुलेशन करा हो सकता है गलत हो। अब इस तरफ यहाँ तक हमारा क्लैरिटी है, यहाँ पर तुम एक्सीड होगा, देखो मैम 1.9 आ रहा है अगले का। ये हमारे पहले साल से शुरू करते हैं, ठीक है। उसका हमने 15% निकाला 10 करोड़ का, हाँ आया हमारा 1.5 करोड़। हाँ। 25% की उस साल की लिमिट है 2.5 करोड़, उधर लिख दो ना 2.5 करोड़ पहला साल है, ठीक है। हम दूसरे साल में 15% निकालेंगे 11.5 करोड़ का, है ना। तो जो हम 1.75 1.725 आ जाएगा वो। हाँ। इधर साइड इधर, इधर, इधर। लेफ्ट साइड। अच्छा यहाँ पर ना, तो फिर अब हम दूसरे साल में 1.5 करोड़ और 1.725 को प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो वो आया हमारा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
और इस साल में हम देखेंगे 11.5 करोड़ का 25%, वो आता है 2.8 समथिंग। तो वो 11.5 करोड़ का इस 25%। साल तो फिर ये भी तो आ जाएगा ना 11.5 ये भी तो आ plus जाएगा। 1. 11.5 का 25 क्यों कर रहा है तू? टोटल लिमिट निकालने के लिए। तो यहाँ पर तो तू वो करेगा ना, तूने ये भी इशू कर दिया तो मैम अब तो फिर उस हिसाब से तो ऊपर में भी हम 2.5 क्यों देख रहे हैं, फिर तो देखो। ऊपर हम 11.5 करोड़ का 25% देखेंगे। वही देखेंगे। 11.5 तो का फिर तब आपने कहा नहीं ना। मेरे को मैथ्स नहीं समझ आया उस टाइम में तेरा, फटाफट नहीं क्या क्या यहाँ गलत हो रहा था। देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हारा पूरा आएगा ना, जो तुमने ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों ऐड होंगे। इन दोनों ये अमाउंट की इनका 15%। यही 15% आंसर है ना। पर ये हमें क्या जरूरत थोड़ी है, मैम हम तो न्यूमेरिकल थोड़ी आएगा समझ। हाँ वही तो क्या ये पता लगता है यार। टाइम वेस्ट किया हमने। बोल भी रहा था मैं CMSL में नहीं आता है। आता होता है CMSL में, आ जाता है कई बारी। तुम्हारा फर्स्ट ईयर में 15% 10 करोड़, तो तुम लोग 1.5 करोड़ तक इशू कर सकते हो। Yes, ma'am. ये तुमने फर्स्ट ईयर में कर लिया ईयरली लिमिट के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ईयर में अब यहाँ पर जब तुम करोगे तो 15% ऑफ 10 प्लस 1.5 करोड़, हाँ 11.5 का करोगे, आंसर आएगा 1.7 समथिंग 25। ये तेरा सेकेंड ईयर का आ गया, ठीक है। ये भी तो तुमने इशू कर दिया। अब तक इसकी लाइफ में इसने जितना इशू किया है वो क्या होगा, 25% ऑफ 13 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक करो। 25% ऑफ 10 प्लस 1.5 प्लस 7 1.725 3 point something 3 पॉइंट समथिंग नहीं 2.80 मैंने किया था। 13 पॉइंट कुछ आता है। 13 पॉइंट ही कुछ आएगा। ये तो 1 पॉइंट है ना बच्चे। 13.225। हाँ अच्छा मैंने तो आंसर निकाल के दिखाया। अच्छा, ये आया तो इसका 25% करोगे ना, और इसका 25% तुम्हारा 3.3062। हाँ, तो ये 3.3062 आता है, राइट। तो हमने एक्सीड नहीं किया है, यहाँ तक समझ में आ गए। अगर तुम थर्ड ईयर में जाओ और थर्ड ईयर में 15% करोगे तो इसका वर्क करोगे, ये दोनों का 11.5 plus 1.7 विच कम्स टू जो भी चलो तुम्हारा आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारा आंसर आएगा। अब इधर तुम चेक करोगे कि भाई कितना हम इशू कर सकते हैं, पर लिमिट तुम्हारी कितनी है, राइट। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट कि हर साल जो भी तुम 15% इंक्लूड कर रहे हो, इशू कर रहे हो, उसकी लिमिट 25% से ईयरली थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही इंक्रीज कर पाओगे। तो जो आंसर आएगा नेक्स्ट टाइम हम 25% में वो ऐड करके Add करके देखेंगे, करेंगे। 10 प्लस दिस प्लस दिस प्लस, ठीक है। हाँ, करना है ये। नहीं मैम हाँ बस ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। प्राइसिंग हो गया। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर दिस, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। बस बढ़िया। अगर इस पर इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो पूछना तो पड़ेगा ना अपने शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। नेक्स्ट, द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप shall be approved by way of resolution passed by a simple majority of the shareholder in the general meeting. सिंपल मेजॉरिटी मतलब 51। क्या मतलब इस लाइन का? यही स्वेट इक्विटी अगर इशू करना है तो नहीं, ये बिलोंगिंग टू प्रमोटर क्या है? प्रमोटर के लिए करनी है अगर तो फिर से अपन अच्छा, तो प्रमोटर के लिए करनी है। the issue of sweat equity shares to employees who belong to promoter group shall be approved by way of simple resolution. बढ़िया। हाँ जी। Next, each issue of sweat equity shares shall be voted by a separate resolution. जितनी बारी आपको इशू करना है, resolution shall be valid for a period of not more than 12 months. Pricing as per the वो qualified institutional buyers and securities exchange board of India. प्राइसिंग रिक्वायरमेंट्स चलेगा, और मतलब लिखा ही नहीं कुछ, तो बाकी ठीक है। वैल्यूएशन अब कैसे होगी, वही नॉर्मल मर्चेंट बैंकर वैल्यूएशन वाला ऑफिसर सब कुछ। द वैल्यूएशन ऑफ द नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन शैल बी कैरिड आउट बाय मर्चेंट बैंकर। द मर्चेंट बैंकर may consult such experts and valuers as it may deem fit, having regard to the nature of the industry and the nature of the valuation of know-how. सब एक्स्ट्रा पूरा निकालेंगे ना हम,
कि आपको कितने शेयर्स मिलने चाहिए तो पता लगे, राइट। द मर्चेंट बैंकर शैल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट द वैल्यूएशन ऑफ द नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यूएशन इज इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बढ़िया, कुछ ख्यास है नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तुम पैसे नहीं दे रहे हो ना, अगर तो वेयर सर्टिफिकेट शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे? नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल अमोर्टाइजेबल एसेट, अगर तुमने उसके बदले एसेट दिए कंपनी को कोई बनाकर पेटेंटेबल ये सब, तो उसकी वैल्यू अगर अबव क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल तो शैल बी एक्सपेंडेड एज प्रोवाइडेड इन द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमने हमारे हाथ से तो काम हटा दिया। प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आपको यहाँ पर कोई भी तरीका डिसीजन पास करना है, सर्टिफिकेट इशू करना है कि नहीं करना है, तो शेयर होल्डर्स को एक अपना ऑडिटर रिपोर्ट भी बताओ, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शैल प्लेस बिफोर द शेयर होल्डर्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी दैट द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस। ठीक है, ये सेक्रेटरियल ऑडिट है, सॉरी सैनिटरी ऑडिट नहीं है, सेक्रेटरियल ऑडिट है, कंप्लायंस का ऑडिट है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का नहीं। तो क्या लिखना है यहाँ पर सेक्रेटरी की जगह? सेक्रेटरियल ऑडिट है, वही स्टैट्यूटरी नहीं है। ठीक है, कॉलिंग ऑन सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन, सॉरी द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स इशूड शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन फॉर द पर्पस सर्टिफिकेट शेयर्स आर इशूड टू एनी डायरेक्टर एंड सर्टिफिकेट शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, अगर डायरेक्टर को दिए हैं और बिना पैसे के दिए हैं तो पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन मानी जाएगी। लिस्टिंग होती है, हो सकती है, इशूड वैसे भी अनलिस्टेड वालों को तो मिलते नहीं ना, लॉक लिस्टेड है नहीं ना। नहीं काट दे। हाँ लॉक इन है लॉक इन कितने टाइम के लिए? पढ़ लो फटाफट, बताओ। होता भी है इसमें लॉक। हाँ होता है ना, इसमें और इस ऑप्शन में क्या फर्क रहेगा? As may be specified. वेरी गुड। एज वी स्पेसिफाई लिस्टिंग बुक के पेज बनाने हैं। subject to the issuance guidelines applicable। इसमें कोई देख रहा है 2 लाइन में 1.5 लाइन। इतना ही है, मैं क्या करूँ। आपको तो कह ही नहीं रहे। जनरल ऑब्लिगेशंस आ जाओ। कंपनी शैल इंश्योर दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी थी, सैनिटरी सेक्रेटरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट दिया था, कंपनी विद इन 7 days ऑफ इशू नीड सेंड द स्टेटमेंट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजिंग। स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी, ये वाली क्या क्या, कितनी सर्टिफिकेट्स इशू करी है, प्राइस, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, डिटेल्स ऑफ द पर्सन जिसको दिया और कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो स्टॉप। तो सर्टिफिकेट ये हो गया, ये सब पढ़ लेंगे।